नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज हम अपने इस खास शो में आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, क्या पाकिस्तान बंटने वाला है, क्या पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। जब से ये खबर आई है, पूरी दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया है। आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और इस पर अपने साथ स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा? क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान अलग अलग प्रांतों में बंट जाएगा? क्या पाकिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लेगा? क्या टीटीपी अब पाकिस्तान की गद्दी पर बैठ जाएगा? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान के भीतर उठ रहे हैं। दुनिया अभी ये जानना चाहती है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चारों तरफ से घिर गया है। क्या पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने ही लोगों से डरा हुआ है? पाकिस्तान के अंदर उठ रहे इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि उसकी आंतरिक स्थिति बदतर होते जा रही है। पाकिस्तान अब इतना बौखला गया है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ भी षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहा है। अब जरा एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, जिसे पीओके कहते हैं। वहां की जनता कह रही है कि उसको पाकिस्तान नापसंद है। वहां की आवाम ये मांग कर रही है कि उसे जम्मू कश्मीर जैसा माहौल चाहिए। वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। अक्सर ये खबरें आती हैं कि पीओके की हालत खराब हो गई है, भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। आपके सामने एक और ऐलान करने वाला हूँ, वो ये ऐलान है कि हम किसी सूरत पर भी पाकिस्तान के साथ हलाक नहीं करेंगे। इस मौजूदा दौर में पाकिस्तान और मोदी का एक ही नुक्ता नजर है। हमने पाकिस्तान के साथ कोई हलाक करने की जरूरत नहीं। हम खुद मुख्तार कौम है, हम नजाम कौम है, हमारा परचम अलग है। पश्तून की हालत देखिए। वहां पर शिया सुन्नी की लड़ाई इस कदर हो गई है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। सड़क पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है। उधर टीटीपी खुलेआम कह रहा है कि वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है, लेकिन टीटीपी है कि मानता नहीं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त टीटीपी को लेकर खासा टेंशन में है। उधर टीटीपी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सवाल आज यही है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। शिवाजी जी, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, और ये सब जानना चाहते हैं क्या कारण है इसके पीछे। हाँ देखो गीतू, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। पहली बात अगर हम देखें, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जिस प्रकार से जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, उसके लीडर इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है वो जीती नहीं थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। मगर सच्चाई है पाकिस्तान में वही होता है जो कि पाकिस्तान की फौज कराना चाहती है। पिछली बार वो लेके आए थे इमरान खान को, उसको बोला जाता था वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बार वो PMLN को लेके आए हैं। तो सच्चाई ये है कि एक तो वहाँ पर बहुत तगड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों को विश्वास नहीं है अपने पॉलिटिकल लीडर पे। एक तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है
कि आज पाकिस्तान जकड़ा गया है इकोनॉमिक क्राइसिस में। 124 बिलियन डॉलर का उसका कर्जा है बाहर, और उसका जो पूरा का पूरा डेट है वो 34% है डेट जीडीपी से, और उसका जो इन्फ्लेशन है डबल फिगर में है। उसके बाद उनके एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। जो एफडीआई थी, कुछ एक कंपनियां थी वहां पर, टोयोटा जैसे टोयोटा थी वो वहां से छोड़ के चलेगी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। इसके बाद आप आती है तीसरी बात है जो आतंकवाद। अब इनका जो आतंकवाद है वो बहुत ही चरम सीमा पे है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान में बहुत बोल्ड हो रहा है और वो हमले पे हमला कर रहा है। उसने इस साल जो है अब तो करीब 17 से 20 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया, पर पिछले साल करीब उसने 700 से 800 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, वो भी बहुत सक्रिय है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक प्रकार से गठजोड़ है, और टीटीपी का गठजोड़ जो है वो तालिबान गवर्नमेंट से भी है जो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ही खराब हैं। वहां से जो तालिबान है वो एक तो टीटीपी को बेसी देता है जहां से वो आके हिट करते हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि जो अब पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक करने के बाद तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसने भी हमला किया पाकिस्तान पे 18 से 20 पोस्टों पे, और उसमें से 8 पोस्टें अभी भी कब्जे में हैं तालिबान के। 17 जो हैं पाकिस्तानी जवान मारे गए। अब आप देखें कि हालात क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना, इसके बाद इनके रिलेशनशिप अफगानिस्तान से अच्छे नहीं है, ईरान से अच्छे नहीं है, भारत से अच्छे नहीं है। एक सिविल वार की तरफ पाकिस्तान आज की तारीख में जा रहा है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की बात अगर मैं कहूं तो वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगढ़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आज वो भारत की तरफ दिखा रहे हैं कि भारत हमसे 75 साल आगे निकल गया है। वहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मेडिकल कॉलेज है। वहां पर जो पीओके में लोगों के को 2 साल से पेंशन नहीं मिली है, वहां पर रेट जो है चाहे बिजली का हो चाहे खाने पीने का हो बहुत ज्यादा है। वो सड़कों पे आए हुए हैं, चक्का जाम और शटर डाउन कर रहे हैं। वही प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में। तो ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन पाकिस्तान आज जा रहा है इसके लगता है सिविल वार होगा। 4 टुकड़े हो सकते हैं। एक हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था वो भारत में मिलना चाहता, वो आने वाले समय में भारत में मिलेगा। अभी मुझे लगता है गीतू ये एक प्रकार से सिनेरियो बनने वाला है पाकिस्तान में, और भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी ग्रुप वो कंट्रोल कर लेते हैं पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं उनका क्या होगा, ये कॉज ऑफ कंसर्न अमेरिका के लिए भी है और वो भारत के लिए भी। यानी कि भारत के लिए चुनौती बढ़ सकता है अगर टीटीपी यहां पर किसी भी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेती है या फिर उनकी चलने लगती है। तिवारी जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी सर, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी दौर में अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन शायद जो पाकिस्तान की पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि अमेरिका भी अब उससे पीछे हटने लगा है। तो क्या भविष्य आप देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की। उस हेल्प की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था, और उसने 1965 और 71 की वॉर का भी शुरुआत पाकिस्तान ने की। आप देखा जाए तो ये बिकॉज उनकी अमेरिका की हेल्प थी। अमेरिका क्यों हेल्प करता था उसमें, अमेरिका के अपने विजडम में, उनके लीडर्स अपने विजडम में किस लिए करते थे, तो इंडिया वाज क्लोजर टू रशिया, फाइन। लेकिन जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो बढ़ावा देता था पाकिस्तान, उस समय कुछ समय पहले खाली भारत ही अफेक्टेड था उससे, और विश्व में ज्यादा टेररिज्म का अफेक्टेड पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं था, तो किसी को भी डर नहीं लगता था। पिछली सबसे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये इशू, टेररिज्म का इशू यूएनओ में बहुत पहले उठाया था, तब लोगों ने ज्यादा सीरियसनेस नहीं लिया था इसका। टेररिस्ट एक्टिविटीज का तो स्कोप अगर जब से अमेरिका पे अटैक हुआ उसके बाद से विश्व में इनको डर पैदा हो गया। पहले क्या था, ये अमेरिका के ही लोग, अमेरिका की कस्टम, अमेरिका के ही जो रईस लोग हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो पैसे हाउसेज हैं, यही टेररिस्ट एक्टिविटीज का सहारा देते थे, डिफरेंट ग्रुप्स को फंड करते थे। कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी विदाउट फंडिंग कैन नॉट फ्लरिश। तो टेररिज्म एक्टिविटी फ्लरिश करने के लिए फंड चाहिए, और उसके अलावा
ऐसे नौजवान चाहिए जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको पैसे की खाने की परेशानी हो रही है, ताकि उनको आसानी से रिक्रूट किया जा सके। तो ऐसी पॉपुलेशन चाहिए जो बहुत इजीली रिक्रूट किया जा सके। पाकिस्तान जो है एक आइडियल प्लेस था, यहाँ पर जो भी फंड्स आते थे इंडियन उनकी पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती थी। तो आर्मी कंट्रोल ना देश को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये ज्यादा करते थे, और भारत उससे काफी सफर किया। अब लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप, जैसे शिवाज साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो अंदर ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। अब इस तरीके से जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान कभी भी अपने आप में बहुत ज्यादा मानता नहीं लेकिन सपोर्ट किया था, ये तो अलग होना ही है। एंड दिस हैज टू कम क्लोजर टू इंडिया। नाउ उनके पास बचे खाली 4 स्टेट्स, पंजाब, सिंध, बलूच एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो पंजाब और सिंध तो करीब करीब इनके साथ स्टेबल है, और ये पंजाब एंड सिंध की जो ये इकोनॉमिक स्थिति इनकी यहाँ की थोड़ी अच्छी थी, इनका मेन कारण बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान को उससे ज्यादा, बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन इनकी दूसरी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने किया है, जो पाकिस्तान और पंजाब और सिंध डोमिनेटेड है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो तो लड़ाई करती रहेगी, और समय की बात है, बिकॉज बलूचिस्तान का कुछ पोर्शन अफगानिस्तान में भी है, कुछ ईरान में भी है, तो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो वो बलूचिस्तान, और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा इज द मोस्ट सिनिक ब्यूटी। ये तो मतलब यहाँ की जो स्वाति घाटी है वो तो हमारे श्रीनगर जैसी ब्यूटीफुल है, इसको स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था पाकिस्तान का। इतना अच्छा पोर्शन है जहां वो है जिसको बहुत एडवांस किया जा सकता था, बट ये पाकिस्तान की अपने नैरो थिंकिंग और पंजाब बायस कह सकते हैं, उसको ज्यादा बढ़ाया नहीं किया, डेवलप नहीं किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, पख्तून जो, वो तो इनसे परेशान है। अब प्लस जितने पॉइंट्स अभी शिवाज सर ने जो कवर किया, आई एम फुली एंडोर्सिंग इट। जहां भी इकोनॉमिक स्थिति और जिस तरीके से खराब होती जा रही है, ये एक बड़ा रूप लेता जाएगा। तो उस पॉइंट को मैं डेलिब्रेट नहीं करूंगा, बिकॉज शिवाज सर ने बहुत डिटेल में डेवलप कर दिया। तो ये 4 जो मेन स्टेट्स है उसमें से 2 में समस्या काफी है, और तीसरा आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, बिकॉज दे विल फील हैप्पी कमिंग टू द इंडिया। बिल्कुल। शिवाज सर, आप अब कैसे देखते हैं? ठीक है, पीओके भी चाहता है कि वो भारत के साथ शामिल हो जाए, तो अब भारत की राह आसान हो गई है और पाकिस्तान के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी, यानी पाकिस्तान का कोई विजन नहीं है, वहां पर आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करती है देश को, इसलिए खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब क्या कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है जिसके चलते पाकिस्तान इस विभाजन से बच जाए? देखो, सच्चाई ये बात है गीतू, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ये सिचुएशन क्यों हुई। 1950 और 60s तक पाकिस्तान की जीडीपी भी बहुत अच्छा कर रही थी, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ठीक थी, और पाकिस्तान जो था एक इकोनॉमिक हिसाब से अच्छा चल रहा था। उसकी वजह यह थी कि इसके पास 5 नदियां चली गई थी, एग्रीकल्चर इरिगेशन बहुत अच्छा था। मगर ये लेटर पार्ट ऑफ 60 बिगिनिंग ऑफ 70 जैसे जैसे आतंकवाद के साथ इनका समझौता हुआ और आर्मी ने टेक ओवर किया, जब से फौज एक प्रकार टेक ओवर करना स्टार्ट कर गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के हालात खराब होते चले गए, इकोनॉमी इनकी टूट गई। अब हो क्या रहा है, 75 साल में ज्यादातर आधे टाइम से ज्यादा पाकिस्तान की फौज ने रूल किया है। अगर उसने आगे से रूल नहीं किया तो पीछे से रूल किया है। इसका मतलब अब उनको एक मास्टर कर लिए टेक्निक है, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखते हैं सिविल गवर्नमेंट का, मगर असली पावर पाकिस्तान की आर्मी के पास होती है। हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। असली पावर वहां पर इस्लामाबाद से नहीं, मगर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से आती है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान और भारत की तुलना की जाए, तो पाकिस्तान भारत से 1/7 है ज्योग्राफिकल ग्राउंड में, 1/8 है वो पॉपुलेशन में, और 1/38 है वो इकोनॉमी में। मगर इसके बावजूद भी 80% उसकी फौज है भारत के मिलान के। इतने छोटे देश के पास इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है? होता क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का ने अपने लोगों को मूर्ख बना रखा। पाकिस्तान को उनको बोलते हैं कि अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं हुई तो भारत हम पे हमला कर देगा। ये एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी थ्रेट प्रोड्यूस करी हुई है पाकिस्तान की फौज ने। और पाकिस्तान की जो फौज है वो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इकोनॉमी में भी दाखिल अंदाजी करती है। $62 बिलियन का वो फौजी फाउंडेशन चलाती है। कोलगेट से लेके सीमेंट,
बैंक से लेकर रियल एस्टेट हर एक में पैसा यूज करती है और फौजी फाउंडेशन में काम कर रहे हैं और बैंक और टैक्स के दायरे में नहीं आती। तो सच्चाई यह है कि इकोनॉमी का भट्ठा गोल कर दिया इस पाकिस्तान की फौज ने। पाकिस्तान की जो फौज जो चाहती है वही होता है। वो इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। IMF वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन देने से जो मना किया, बोला फौजी फाउंडेशन और ऐसे जो इकोनॉमी जिसको चला रही है फौज उसको टैक्स के दायरे में लाए, वो नहीं लेके आए। तो हो क्या रहा है कि इनकी इकोनॉमी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ये कहते हैं कि हमें लोन चाहिए टू रीपे बैक द ओल्ड लोन। तो ये आज इनकी हालात है। इनको कोई भी IMF वर्ल्ड बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, सऊदी अरेबिया या चीन या ये। अब होगा क्या? अब देखो सच्चाई यह है कि अगर इसमें इंस्टेबिलिटी आती है और ये टूटने के कतार पे होता है तो वो भारत के लिए भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इंस्टेबिलिटी आपके नेबरहुड में आती है तो कोई अच्छी बात नहीं है। मगर जिस प्रकार से हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो ऐसा लगता हो क्या रहेगा, क्योंकि वो भारत के कंट्रोल में नहीं। वो तो क्यों टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी, उसने बोला था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट हैं, ये तो इन्होंने क्रिएट किए हैं। अब ये कहते हैं हम विक्टिम है टेररिज्म के। भाई आतंकवाद खड़ा किसने किया? आप ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ भेजते हैं, और TTP जो उनको हिट कर रहा है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको वो बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है जो पाकिस्तान में आज हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई बेवकूफी है। इकोनॉमी डिजास्टर हो रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही, और आतंकवाद जो उन्होंने खुद पैदा किया था आज उनके लिए एक सिरदर्द बन गया है। बिल्कुल जी। तिवारी जी, सर आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल भारत के लिए कितनी चुनौती हो सकती है? अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं तो उसके बाद क्या कुछ रहेगा इंडिया के लिए, वो भी बताइए। और इसके साथ साथ अगर हम तालिबान की बात करते हैं, भारत और तालिबान के रिश्ते, तो वो भी अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरह से विदेश सचिवों की बातचीत हुई थी, तो एक तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव बातचीत की है, और कुल मिलाकर इसकी जो जलन है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में भी देखा गया है। देखिए भारत और पाकिस्तान, भारत को अफगानिस्तान को एंगेज करके रखना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा, मतलब कि बड़ा नहीं लेकिन एक इफेक्टिव मार्केट होगा इंडिया के लिए, इंडिया का पोटेंशियल मार्केट है। प्लस अफगानिस्तान में बहुत डेवलपमेंट वर्क करना है, इसमें भारत एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, और वहां की जनसंख्या का जो झुकाव है भारत के प्रति अच्छा रहेगा। पहले भी मतलब अफगानिस्तान के काफी सीनियर आर्मी लीडर, आर्मी ऑफिसर्स हमारे का कोर्स करने आते थे, एंड उनका एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया की तरफ काफी अच्छा था। कि अफगानिस्तान को तो हमें इंडिया को एंगेज रखना पड़ेगा। जहां पाकिस्तान का आता है, जैसे शिवाज साहब बता रहे थे कि एक अनस्टेबल पाकिस्तान जहां पर नॉन स्टेट फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, तो उसके पड़ोसी देश के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियर पावर्स है, न्यूक्लियर जो इनके पास सेंटर्स हैं, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब दैट इज आतंकवादियों के हाथ में चला गया तो कब फायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा। लेकिन जहां तक ये 4 टुकड़े होंगे तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो है इनका अलग है, इनकी मतलब कि अपने सिया सुन्नी से भी अलग, ये अपना एक अलग ग्रुप है, और ये अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे। बिकॉज इस तरीके से ये 1947 से इनको अपने मेन पाकिस्तान से, मेन धारा से अलग करके और इनको एक्सप्लॉइट किया है। बलूचिस्तान में इतना रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज का रेवेन्यू कलेक्शन तो पाकिस्तान ने किया जो पंजाब और सिंध में यूटिलाइज हुआ, बल्कि बलूचिस्तान के लोग वैसे ही गरीब के गरीब रह गए। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, वो बहुत ही रिच हिस्ट्री है, और रिच मतलब हिस्टोरिकल वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है। खैबर पास वहीं से पहले जाता था, और सारा मतलब कि सारा ट्रेड वहां से हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तो वो भी अपने आप अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं। वो इस्लाम फाइन, इस्लाम देश है, बट विद इन इस्लाम के अंदर वो अपनी एक उनकी आइडेंटिटी है, उसको उसको रखना चाहते हैं। और एक साथ जब अलग हो जाएंगे तो उनको भी पता है कि ये जितनी क्राइसिस है और जितनी परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है, इस सब को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अपने आप को फंक्शन करें, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज है। जहां तक पंजाब और सिंध का था, यह मेन एग्रीकल्चर था, बीच ऑफ फ्लड्स है, उसका परेशानी होगी। तो इनका खाली एग्रीकल्चर है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये मेन रिसोर्सेज अगर निकल जाएंगे तो पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। अब ये ज्यादा फंडिंग का सवाल है, तो इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल भारत का नहीं बल्कि विश्व का भी नजर पड़ेगा कि इनके दे ऑल हैव टू कंबाइन टेक, इनके साथ स्टैंड लेंगे कि इनके जो न्यूक्लियर बेसिस
उसको हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ताकि ये आतंकवादियों और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में न जा सके। बिकॉज वो जरूरी नहीं है कि फायर इंडिया पे ही करें, वो तो फायर किसी और देश की तरफ भी कर सकते हैं। और कोई डिसिप्लिन लॉट नहीं होता, इनका कोई लीडर नहीं होता, लीडर होते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तो उन पर चेक लगाना और बहुत जरूरी है। तो इसके पहले अगर जब 4 ब्रेक हो तो किसी भी तरीके से इनका न्यूक्लियर बेसेज है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और इसमें इजराइल का भी एक महत्वपूर्ण हाथ होगा। मैं इफ लगा रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है सिवाज सर, ये देखिए कि तालिबान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा किया हुआ है, लेकिन अब वहां पर भी जो सोच है तालिबानियों की वो बदल रही है। वो चाहते हैं अफगानिस्तान के लोग उनके फेवर में आए, समर्थन में आए, और वो कुछ अब अच्छा देश के लिए करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी इस तरह की सोच डेवलप नहीं हुई, और शायद यही सोच है, इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान बंटने के कगार पर है। हाँ बिल्कुल, देखो अभी आप अफगानिस्तान की बात करें, और आपने बहुत पहले भी अफगानिस्तान के बारे में पूछा था कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, और क्या अब इस सिचुएशन में क्या रोड मैप है भारत के लिए अफगानिस्तान को लेके। देखो ये सच्चाई है कि जब अमेरिकन वहां पर आए थे, 10 से 12 साल रहे थे, तो भारत ने वहां $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की थी। हमने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट चलाए थे, वहां पार्लियामेंट हाउस हमने बनाया, सलमा डैम जो बिजली और पानी देता है काबुल को, वो हमने बनाया, हमने सड़कें बनाई वहां पर जो कि एक प्रकार से आपको अफगानिस्तान से ईरान से कनेक्ट करती है, और बाकी भी प्रोजेक्ट बनाए। मगर जब तालिबान आ गया 15 अगस्त 2021 को, तो हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो वहीं रह गए। और क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन शुरू में ऐसा लगता था बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया गया था जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में, और यह सोचा गया था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर भारत को पता था ये 6 महीने में उल्टा होने वाला, क्योंकि इनके बीच में फोल्ट लाइन्स है। ये क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन नहीं मानता, पश्तून जो है वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, और वही हुआ। आज की तारीख में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब है। अब भारत के रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव होने हैं। जैसे विक्रम मिश्री जिस प्रकार से वहां जाके मोत्तकी, जो आमिर खान मोत्तकी वहां के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उससे दोहा में मिले। अब बातचीत होने से क्या हुआ है कि जो प्रोजेक्ट अभी बंद थे वो दोबारा स्टार्ट हो गए। भारत उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, मगर हमारे वर्केबल रिलेशन होंगे। हमने अफगानिस्तान को मदद देने के लिए अब अपनी तरफ से वहां पर जो चावल भी और गेहूं भी भेजे हैं। पाकिस्तान दबा रहा था अफगानिस्तान को कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं, हम आपको कराची पोर्ट पे जाने नहीं देंगे। मगर अब भारत ने बोला उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाबार पोर्ट बना लिया है ईरान में, और ईरान से हमने सड़क बना दी है काबुल, और वो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट को जोड़ती है, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ती है ईस्ट यूरोप और रशिया के लिए। तो अब वो रूट खोल दिया है हमने अफगानिस्तान में, वो डिपेंडेंट नहीं है आज की तारीख में पाकिस्तान से। तो मुझे लगता है कि जो भारत और तालिबान के बीच में वर्केबल रिलेशनशिप है उसको हमें और इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान, और उसके बाद भारत को आगे जाना है सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे 15 से 16% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा, वो भारत के लिए जरूरी है। मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के चलना है। ये ऐसा टाइम है जब भारत अपने रिलेशनशिप तालिबान से अच्छे करे, ईरान से भारत के रिलेशनशिप पहले अच्छे हैं, और भारत सोच समझ के चले, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि अगर बिल्कुल ही पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, जैसे तिवारी साहब बता रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में ये न्यूक्लियर हथियार पड़ गए, ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर इसको अमेरिका देख रहा है। अमेरिका की बेसिस अभी भी जो पाकिस्तान में, जब अल जौहरी को मारा गया था काबुल में, जो अल कायदा का लीडर है, तो ड्रोन जो था वो वहीं से उड़ा था बलूचिस्तान से। तो वो इस चीज को देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस हालात में आज पाकिस्तान है, सिविल वार हो जाता है, और ये जो न्यूक्लियर हथियार अगर नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में पड़ जाते हैं, तो वो भारत के लिए नहीं चिंता का विषय, वो पूरी वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। तिवारी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है इस विभाजन से बचने के लिए, टुकड़े टुकड़े होने से बचने के लिए? पाकिस्तान के पास मौका है। अब देखिए, जैसा शुरुआत में चिराग साहब ने कवर किया था, वहां मिलिट्री रूल करती है। अभी ये कल या परसों एक मीटिंग हुई थी जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री लीडर से मिले थे कि हमें भाई अफगानिस्तान से इंगेज करना है, ताकि हमें इतनी लड़ाई नहीं करनी है, ताकि उनके कुछ कंडीशंस मान सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन बहुत आवश्यक है। इस मीटिंग का
सपोर्ट। इस मीटिंग के फेवर में वहां जवान जो इनसे अफगानिस्तानियों से लड़ रहे हैं, तालिबान और मिलिट्री से लड़ रहे हैं, वो भी परेशान थे, वो भी खुश हुए थे। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और एक कॉम्प्रोमाइज, एक ऑप्टिमम लाइन पर पहुंचे पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, और देश के बारे में सोचे, नॉट दैट कि मिलिट्री जो हमेशा अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि बिजनेस में सारा करती थी, पैसा अपने लिए इकट्ठा करती थी, और वहां पर एक बहुत ज्यादा वाइड गैप है। जी ऑफिसर्स और जवानों में बहुत बड़ा गैप है। वहां पर ऑफिसर्स जो है उनके काफी, जो आर्मी के जवान वगैरह जो है, आर्मी के जो जनरल्स है पाकिस्तान के, वो खाली प्रॉपर्टी यूरोप में बहुत बड़ा कर रखी है, यहाँ से लेकर सब ट्रांसफर कर चुके हैं। ये जवानों का के मालूम है, बिल्कुल, यानी ये भी